सीजेआई की टिप्पणी आई, कॉकरोच शब्द वहां से आया और वहां से निश्चित तौर पर किसी भी युवा को कोई कॉकरोच बोलेगा तो कोई उसको अच्छा लगेगा। बीजेपी के अगेंस्ट ऐसा माना जा रहा है कि सीजेपी आ गई है अब। दूसरे के हाथों के खिलौना है, उनको कोई कमी नहीं है। केजरीवाल ने 13 मई को जेएनजीज को आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरने की साफा यहाँ के लोगों की दिली इच्छा है कि साहब जनता सड़कों पर आए, युवा सड़कों पर आए, संसद में घुस जाए। बीजेपी को 14 साल लग गए इतने फॉलोअर्स जोड़ने में, हमने 4 दिन में इतने फॉलोअर्स जोड़ लिए हैं। आपको घर में बैठ के मोबाइल पे अंगूठा दबाना है। आप जिन्होंने बीजेपी को यहाँ तक लेकर के आए 2014 के बाद से, वो कुछ चीजें ऐसी थी जो उम्मीद थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही। अरविंद केजरीवाल तो मसीहा बन के उभरे थे, कट्टर ईमानदार वो अपने आप को बोलते थे। वो ये कहते थे कि हम तो राजनीति बदलने आए, तो आप तो खुद ही राजनीति बदल गए। आप पहले बीजेपी को अनफॉलो करो, उसके बाद हमको फॉलो करो। तो मतलब क्या है, आपके दिमाग में दूसरे कॉकरोच घूम रहा है। जो पार्टियां बैकफुट पे जा चुकी हैं, अब वो इसके सहारे। किसान आंदोलन जब आया तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी, खालिस्तान मूवमेंट वहाँ पे दिखा। ये जो आ रहा है ये भी उसी दिशा में जा रहा है। नमस्कार, पॉडकास्ट के नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त संगीता श्रीवास्तव। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत प्यार मिलता है, आप ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और आज जो हम बात करने जा रही हैं, गजब भाई, सोशल मीडिया की सनसनी बना हुआ है कॉकरोच। दरअसल 2 तस्वीरें पिछले 3-4 दिनों से वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर है प्रधानमंत्री की बीन बजाते हुए और पेट्रोल पंप को सांप की तरह से दिखाया गया है, और दूसरी तस्वीर है सूटेड बूटेड कॉकरोच की। आज हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड में सूटेड बूटेड कॉकरोच की। आखिर इतनी सनसनी कैसे बन गया ये कॉकरोच? तो इन सब पर जानकारी के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेष मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक योगीराज योगेश। बहुत स्वागत है आपका योगी जी। थैंक्स मैम। तो शुरुआत करें हम इस बात की, आगे अपने एपिसोड को आगे लेकर जाएं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉकरोच जो सुबह से छाया हुआ है, आपने भी देखा होगा, जैसे ही हम सेलफोन अपना उठाते हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हमको सिर्फ कॉकरोच दिख रहा है, वो भी सूटेड बूटेड। कैसा लगा आपको ये कॉकरोच का ये नया रूप? नहीं, मैंने इसको कॉकरोच की वैल्यू से ही देखा। अपने कॉकरोच की क्या वैल्यू होती है? वो दिख जाता है, लोग चप्पल देख निकल जाता है। ये इस पूरे मूवमेंट की वैल्यू है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और इसमें लगता है क्या, बैठे ठाले आपको एक अंगूठी चलाना है। उनने एक हैशटैग किया, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल बनाया और ट्रेंड हो गया। अब सबको बटन ही दबाना है, बस बटन ही दबाना। लेकिन बीजेपी कहती है कि सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स बीजेपी के पास है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का पावर कितना है कि रातों रात मिलियंस में फॉलोअर चले जाते हैं। हम और आप जब बात कर रहे हैं तो लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स कॉकरोच पार्टी के बन चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट ऐसा माना जा रहा है कि सीजेपी आ गई है अभी। तो सोशल मीडिया का पावर आप देख रहे हैं इसमें? नहीं, डेफिनेटली सोशल मीडिया का अपना पावर है। और रिसेंटली हम देखें सोशल मीडिया की पावर की, मैं 2 घटनाएं आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी खुद जो अवतरित हुए या जो जन जन तक पहुँचे, लोगों के दिलों में पहुँचे, वो भी एक सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, सोशल मीडिया से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी, वो सेकंड उसका एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए उन्होंने पूरे देश में अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया। इस दौर में सोशल मीडिया की ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं बार बार एक बात सबसे कहता हूँ कि सोशल मीडिया का इंटेलिजेंटली उपयोग ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आप किसी अच्छे कॉज के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करोगे तो डेफिनेटली 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ये 2 उदाहरण मैंने आपको बताए, लेकिन इसमें सेकंड वाला जो उदाहरण है वो उसी मीडिया का डाउनफॉल का भी उदाहरण है। जिस तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी बढ़ी और विकल्प बनी, वो उसने एक आदर्श विकल्प प्रस्तुत किया आज के दौर की इस राजनीति में। लेकिन चूँकि आप एक मोड़ पे तो आप सही साबित हो गए, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने बड़ा एक लोगों तक अपना नैरेटिव सेट कर दिया। लेकिन 2 चीज़ होती हैं, एक आपका नाम और एक दूसरा काम। यदि आपका नाम अच्छा है, काम खराब है तो निपट जाएंगे आप। यदि आपका काम अच्छा है और नाम है तो थोड़ा सा हो सकता है उसमें टाइम लगे। इन सब में हो ये रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी बढ़िया मूवमेंट खड़ा हुआ,
लेकिन उनके कर्म ऐसे रहे कि उन्होंने खुद ने उनको मिटा दिया। आप जिस ईमानदारी के चोला पहनकर जनता की भी जाना चाहते हैं, जनता को एक ऐसे मूवमेंट की आवश्यकता है। जनता ये महसूस कर रही है, खासतौर पर जिस युवा वर्ग पर ये जो फोकस किया गया है, निश्चित तौर पर उसकी अपनी समस्या है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है, तो आंदोलित तो है, उद्वेलित तो है युवा, लेकिन केवल आप एक सोशल मीडिया की मूवमेंट के आधार पर एक ट्रेंड आपने क्रिएट खड़ा कर दिया, मिलियंस आपके फॉलोअर्स हो गए, तो इसको मैं ये नहीं मानता कि आप बहुत सक्सेस हो गए या देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी या बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आजकल तो ये दौर है कि संकट की दौर पूरे विश्व में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब से ईरान, अमेरिका, इजराइल जब से युद्ध हुआ तो निश्चित तौर पर तेल की कीमतें बढ़ना तय था ही। भारत में तो 3 महीने को कंट्रोल किया गया, लेकिन दूसरे कंट्रीज में तो मतलब 26%, 25%, 30% तक, 60% तक चला गया पेट्रोल की कीमतें। अब उसको लेके यदि आप कहीं करें नहीं साहब, तो तूफान आने वाला है, अब तो काम खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ये जो सीजेपी की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत समय से ऐसा लग रहा था ग्राउंड लेवल पर ही जाकर के कि बीजेपी के अगेंस्ट जो अंदर ही अंदर गुस्सा है लोगों में, जो चाह रहे थे लोग, जिन्होंने बीजेपी को यहाँ तक लेकर के आए 2014 के बाद से, वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उम्मीद थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं एक रोष था अंदर। और ज़्यादातर फिर वो सीजेआई की टिप्पणी आ गई है ऐसे में ही, बीच में सीजेआई की टिप्पणी आई, कॉकरोच शब्द वहाँ से आया और वहाँ से फिर ये धीरे धीरे जो है हैक कर लिया गया एक तरह से इस शब्द को। आपको भी लगता है क्या? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको ये किसने कह दिया कि बीजेपी खिलाफ है, इसकी ओरिजिनल समझना पड़ेगा। नहीं, उसका ट्रेंड इस तरह से लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ दिखाया जा रहा है। एक्चुअली जो लोग जुड़ रहे हैं अब, वो लोग जिनकी नैया डूब चुकी है, जो पार्टियां बैकफुट पे जा चुकी हैं, अब वो इसके सहारे अपनी राजनीति में चमका। दरअसल इसकी शुरुआत जो आपने कहा, जिक्र किया, सीजीआई की एक टिप्पणी से इस मामले की शुरुआत हुई। निश्चित तौर पर किसी भी युवा को कोई कॉकरोच बोलेगा तो कोई उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। और ये जो लोग इकट्ठे हुए उनको निश्चित तौर पे आपने उनकी भावनाओं को हट किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपने बीजेपी का खिलाफ ये सारा माहौल खड़ा हो गया। कोई भी चीफ जस्टिस हो या देश का, दुनिया का कोई भी आदमी हो, किसी युवा के खिलाफ उसकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे हैं आप। एक तो आप उसका आप उसकी समस्या का समाधान तो नहीं कर रहे, इस तरह के शब्द कर करके आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी भावनाएं आहत हुई और इस तरीके से लोग सब उसमें जुड़ते चले गए। इसके जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि पहले बीजेपी को अनफॉलो करो, उसके बाद हमको फॉलो करो। अब जब ऐसी बड़े अजीब दावे किए हुए हैं। अपना जो घोषणा पत्र दिया हुआ उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे सीजीआई अगर रिटायर होते तो उसको कभी भी राज्यसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी। नहीं, जब ऐसी बातें आती तो फिर तब शंका उत्पन्न होती। मैंने बार बार ये कहा है कि युवाओं की अपनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी बड़ा संकट है और युवाओं की समस्या को बहुत गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनको रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही बात। लेकिन यदि आप ये कहें कि बीजेपी को अनफॉलो कर दो, हमें फॉलो कर दो, इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में दूसरे कांग्रेस घूम रहा है। बिल्कुल है ना, तो उससे ऐसा लगता है। दूसरा, ये जिन महाशय का आप जिक्र कर रही हैं, शायद आप जानती होंगी, ये भी एज ए जर्नलिस्ट यदि आप बात करोगे तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, मतलब पेड वर्क कर रहे हैं उनके, और उन्होंने मूवमेंट ऐसे चलाए आम आदमी पार्टी में। ये इन्होंने पब्लिक रिलेशन में मास्टर डिग्री ली है और उसका यहाँ पर उन्होंने बहुत बखूबी इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और हाँ, बिल्कुल, कबीर जो नाम से जो एनजीओ चलाते थे, मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उसके बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा था कि फोर्थ फाउंडेशन से इनको फंडिंग होती थी और फोर्थ फाउंडेशन डायरेक्ट सीआईए से भी जुड़ा हुआ बताया गया। हाँ, तो मैंने पहले इसलिए कहा कि आप तब शंका उत्पन्न होती है, आप किसी के भी खिलाफ करने के, आप सीधा करो ना, युवा हमारे साथ आए, युवा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर हमारे साथ आए और हम उसकी लीडरशिप हम करेंगे, लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि साहब आप बीजेपी को अनफॉलो कर दो। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब जब आप बीजेपी को अनफॉलो करने की बात कहें तो निश्चित तौर पर दूसरे राजनीतिक दल के लोग आपके साथ
एक स्वाभाविक टाइप का टाइप होता है। अब जितने लोग मान लो इसमें जुड़े, इनके इतने सारे फॉलोअर्स जो है, उसमें कांग्रेस के वर्कर भी होंगे, आम आदमी के भी वर्कर होंगे, और आम आदमी पार्टी ने तो उनको ओपनली सपोर्ट कर दिया, बिल्कुल, है ना। ये नहीं होना चाहिए। युवाओं की प्रॉब्लम्स का ईमानदारी से एड्रेस होना चाहिए। सरकार पर इतना दबाव बढ़ाया जाना चाहिए कि युवाओं को दरकिनार करने का सोच भी ना सकें, लेकिन ये प्रयास ईमानदारी से होने चाहिए। इसमें राजनीति एक तरफ होनी चाहिए। आप जब पार्टी को टारगेट करके ऐसी बात करेंगे तो फिर उसमें शंका उत्पन्न होती है। और अभी ये तो आभासी दुनिया है, इसको एकदम से ये कह देना कि साहब ये तो बीजेपी के खिलाफ सीजेपी आ गई, ये जिनने ये बनाया है, राजनीति के तरीके से होती है। फिर आपको यदि बीजेपी को अनफॉलो करना है, मतलब आपको राजनीति करना है, तो आप राजनीति के मैदान में जाइए। और जिस दिन आप उन्होंने तो कोई ऐसा दफ्तर भी नहीं बनाया, केवल सोशल मीडिया कैंपेन पर ही वो अभी चल रहे हैं। उन्होंने साफ बोला कि हम रैली भी नहीं करेंगे, हम कोई आंदोलन भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ेंगे। तो देखिए, एग्रेशन है, निश्चित तौर पर है, लेकिन जहाँ से ये फाउंडेशन हुआ है उनका क्या मतलब निकल रहा है, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तरफ युवाओं का एग्रेशन अलग है, बेरोज़गारी को लेकर के, बिल्कुल निश्चित तौर पर बेरोज़गारी युवाओं में है और एग्रेशन भी है। और जिस तरह से नीट के पेपर अभी लीक किए गए हैं, सरकार को चारों तरफ से घेरा गया है। और दूसरी तस्वीर ये है कि आप फिर जो फाउंडर हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ दिखाई पड़ते हैं। मनीष सिसोदिया के साथ भी फ़ोटो है उनका। केजरीवाल ने 13 मई को जेनजीज को आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरने के सामने आकर के उन्होंने कहा। फिर महुआ मोइत्रा भी मिल जाती है इनके साथ में। तो दो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। तो जेनजीज का जो परेशानी है, जेनजीज की जो बेरोजगारी की जो समस्या है, वो कहाँ रह जाती है, वो भी कहीं ये कैंपेन में बह ना जाए, ये सबसे बड़ा संकट है। ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जेनजीज की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन जेनजीज को आप बरगलाने पर लग जाएँ तो ये ठीक नहीं है। आप ये कहने लग जाएँ कि अब जैसे मान लो एक 60 साल का कोई आदमी कहे कि साहब युवा बहुत आंदोलित है, तो वो बात 25 साल का युवा क्यों नहीं कह रहा? आंदोलन मेरे मन में है, और कह रहा है 60 साल का कोई आदमी। तो ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन बने तो समझ में आता है कि हाँ साहब हमारी प्रॉब्लम्स हैं और सरकार इसको सॉल्व करे। लेकिन किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाए तो ये भी ठीक नहीं है। और इनके पूरे मूवमेंट से, या इनका जो आप जिसका भी जिक्र कर रही थी कि उन्होंने जो मैनिफेस्टो जो बनाया है वो बड़ा व्यंग्यात्मक मैनिफेस्टो है। अब जैसे उन्होंने कहा कि हम सीजीआई को राज्यसभा मेंबर नहीं बनाएंगे। सीजीआई को राज्यसभा मेंबर बनाने की शुरुआत किसने की? बिल्कुल सही। ऐसा तो है नहीं कि साहब 2014 के पहले हिंदुस्तान में सब रामराज चल रहा था। मैं यहाँ ना तो बीजेपी को डिफेंड कर रहा, न किसी का अपोज कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि यहाँ लोगों को राज्यसभा का ऐसे चीफ जस्टिस बना दिएगा हाई कोर्ट में जिनके पास वकालत की डिग्री नहीं थी, और फिर वो हाई कोर्ट के जज बन गए, उनको वहाँ से इस्तीफा देगा, उन्होंने कहा चलिए आइए अब राज्यसभा में आइए। राज्यसभा में उनका टेन्योर पूरा नहीं, उन्होंने कहा आप वापस जाओ, फलानी स्टेट के आप चीफ जस्टिस बनिए हाई कोर्ट के, और फिर 2-4 अपने मैटर सॉल्व करवाए, उन्होंने कहा वापस इस्तीफा दीजिए, चलिए फिर आ जाइए, फिर आपको राज्यसभा में ले लेंगे। तो ऐसा जो मजाक, ये ऐसा थोड़ी कि 2014 के पहले बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था और 2014 के बाद युवाओं में इतना आंदोलित हो गई कि अब वो जैन जी जो है बिल्कुल। हाँ, 2014 के पहले बेरोजगारी नहीं थी। हाँ, हम, मुझे तो याद है बचपन से हम लोग बेरोजगारी पर हिंदी में भी और इंग्लिश के पेपर में भी निबंध लिखते चले आ रहे हैं। तो बेरोजगारी की समस्या तो हमेशा से रही है और सरकारों पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये अराजकता फैलाने की एक कोशिश है क्या देश? डेफिनेटली। और ऐसे आंदोलन पिछले कुछ समय से हुए, 2-3 आंदोलन इस देश में हुए जो फेल हुए। एकमात्र सहारा विपक्षियों को यदि कुछ लग रहा है तो जैन जी। हमारे आस पड़ोस में 2-3 आंदोलन हो गए। यहाँ के लोगों की दिली इच्छा है कि साहब जनता सड़कों पर आए, युवा सड़कों पर आए और संसद में घुस जाए। हमारे यहाँ के तो कुछ नेता तो कह ही चुके हैं कि साहब ऐसा भी देश में भी ऐसा होगा, लोग जो है सदन में घुस जाएंगे, संसद में घुस जाएंगे, घुस के जाएंगे, सदन में घुस के गोलियां चलाती हैं तो संसद में। लेकिन उसको एक मूवमेंट का रूप देना ये कठिन काम है, और ये ऐसे किसी के चाहने से, किसी के कहने से नहीं होता कि साहब जैन जी जो है बहुत नाराज़ है और अब ऐसा हो जाए। किसान आंदोलन क्या था? हमने एक किसान आंदोलन की परिणति देखी। वास्तव में देखिए, समस्या जिसकी होती है उसका दर्द उसके चेहरे पर दिखाई देता है कि वो कितना पीड़ित है, प्रताड़ित है। जब आप किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लगा हुआ, तो कहाँ से किसान आंदोलन बचा?
इन आंदोलनों में यदि आप नारे लगाएंगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, तो ये कौन सा किसान इस देश का कह रहा है, या कौन सा युवा इस देश का ये चाहता है? अपने देश का लीडर 3 टर्म के प्रधानमंत्री है वो, जनता ने उन्हें चुना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका विरोध नहीं होगा, लेकिन इस हद तक आप चले जाएं कि कुछ भी आप मतलब इतना दुराभाव रख लें किसी के प्रति कि उसको मरने पे आप उतारू हो जाए और उसको नाम देते हैं जैन जी का, तो ये संभव नहीं होता। जैन जी की अपनी समस्याएं, मैं तो कह रहा हूँ कि जैन जी युवा वर्ग यदि खुद अपने आंदोलन लेके आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर उनको सक्सेस मिलेगी। और हम भी चाहते हैं, अब जैसे नीट का पेपर आउट हुआ, हमें भी दर्द है, सब ये घर घर की कहानी है। बच्चे बेचारे जैसे तैसे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, 2-2 3-3 साल कोचिंग करते हैं, लाखों रुपए कोचिंग की फीस दे रहे हैं, और मालूम पड़ा कभी परीक्षाएं टाइम पे नहीं हो रही, परीक्षाएं हो रही तो पेपर आउट हो रहे हैं तो कुछ सॉल्यूशन ही निकल रहा है। जो एक शेड्यूल होता है परीक्षाओं का, वो शेड्यूल फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो हो क्या रहा है? तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है बच्चों की, इनका सॉर्ट आउट होना चाहिए। अच्छा, इस पूरे मूवमेंट में भी आप देखो, नीट जब का जो ये पेपर आउट हुए, कैसे कैसे लोग उसमें गिरफ्तार हुए। जो बच्चों के आदर्श थे वो आंसर है, पता नहीं, मैं तो नहीं जानता, जिनके लाखों रुपए फीस दे के बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी कोचिंगों के विज्ञापन जो है देश भर में चलते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो बड़े बड़े घराने बन गए हैं कोचिंग के नाम पर, बच्चों को पढ़ाने के नाम, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो क्यों नहीं इनको सजा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को सॉर्ट आउट करके बिल्कुल सलाखों के पीछे होने चाहिए। युवाओं की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, युवाओं की समस्या का निश्चित तौर पर समाधान होना चाहिए। सरकार को इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए, और युवाओं के फोरम पर युवा अपनी बात सरकार के पास रखें, ईमानदारी के साथ रखें कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और इनका आप बहुत जल्दी से समाधान ढूंढें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैठ के इस चीज़ को करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी ये आभासी आंदोलन है तो ये आभासी रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत इसमें नहीं है, आपका ऐसा कहना है? हाँ, ये मतलब बहुत सारे जो युवा हैं, एक देखिए रातों रात अगर कैंपेन इतना बड़ा हो गया है तो कहीं ना कहीं जो परेशान हैं, जो बेबस हैं युवा, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको कहीं उम्मीद तो दिखी है कि ये हमारी समस्या यहाँ से सुलझ सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, जिसको दिक्कत होती है वो तो हर प्लेटफॉर्म पे जाता है, बिल्कुल, चाहे चाहे सरकार का दरवाज़ा हो, चाहे वो पूंजीपतियों के दरवाजे हों, चाहे सोशल मीडिया के दरवाजे हों, वो अपनी समस्या तो रखेगा, वो उसकी जो जेन्युइन जो दिक्कतें हैं वो तो रखेगा, तो वो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के हाथ का खिलौना बन जाए, इसमें अंतर समझना पड़ेगा। अब ये फॉलोअर्स तो बहुत कम है। हमने देखा ब्रिटनी स्पीयर्स, ये जो इंटरनेशनल पॉप सॉन्ग रॉक स्टार जो रहते हैं, इनके तो अरबों में फॉलोअर्स, इनमें से एक आध दो राजनीति में आ गए तो उतने वोट भी नहीं मिले जाते फॉलोअर के नाते। तो ये एक आभासी दुनिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को 14 साल लग गए इतने फॉलोअर्स जोड़ने में, हमने 4 दिन में इतने फॉलोअर्स जोड़ लिए हैं, ये कहा गया। हाँ, तो मैंने कहा ना कि आपको घर में बैठ के मोबाइल पे अंगूठा दबाना है, आपको उसमें कोई मानसिक श्रम नहीं है, उसमें कोई जाके ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा परिश्रम करके आपने ये काम कर दिया। तो उन्होंने बोला है ये, उनका जो घोषणा पत्र आया उसके साथ में 4-6 लाइन और उन्होंने डाली, उसमें सबसे जो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ ये पढ़ करके कि 1 नंबर पे आपको आलसी होना चाहिए। अब आप बताओ, आप युवाओं की बात कर रहे हो और आलसी बना रहे हो आप ही रोजगार की बात कर लेते। खाली होना चाहिए, आपको आलसी होना चाहिए। मतलब आप युवाओं को खाली रखना चाहते हैं आप कि वो बेचारा मोबाइल में लगा रहे, और हम जैसी कोई ट्विटर हैंडल पे कुछ ट्रेंड कराएं तो आप उसमें यस ओके करते चले जाओ, तो हमारा आंदोलन चलता रहे, लेकिन आप आलस के सरदार, आलस के सरताज बने रहे आप। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अगेंस्ट सीजेपी आई है, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, या युवाओं को अपने लक्ष्य की तरफ ही जाना है, इस तरह की पार्टीज से बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो? युवाओं को अपने फोकस, अपना टारगेट क्लियर रखना चाहिए। हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको कौन सॉर्ट आउट कर सकता है, उसके साथ आप बैठें। अभिजीत जो इसके करता धरता है वो खुद ही बेरोजगार हैं, अभी वो क्या आपके सॉल्यूशन देंगे? ये अलग बात है कि वो दूसरे के हाथों के खिलौना है, उनको कोई कमी नहीं है। तो आपको जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहिए। ये एक काल्पनिक प्लेटफॉर्म है, इसमें मिलियन फॉलोअर्स बनाना बहुत आसान है। केवल फॉलोअर्स के दम पे आप ये मत समझिए कि हम बीजेपी के अगेंस्ट में सीजेपी में आ गए। आप इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण आम आदमी पार्टी हम देख रहे हैं, जो जिस तेज़ी के साथ बढ़ी
उस तेजी से सारे इनके जो नेता थे उनकी जमानतें जब्त हो गई। अरविंद केजरीवाल तो मसीहा बन के उभरे थे, कट्टर ईमानदार वो अपने आप को बोलते थे। वो ये कहते थे कि हम तो राजनीति बदलने आए। तो आप तो खुद ही राजनीति बदल गए। आप तो खुद ही उन चीज़ में रच बस गए जिसको कि लेकर जनता पीड़ित है, प्रताड़ित है। तो जनता को न्याय तो चाहिए। जनता, मैंने फिर भी कहा है कि उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं और उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से वो जूझ रही है, ख़ासतौर पर युवाओं। क्योंकि आप जिस तरीके की राजनीति आज के दौर में हो रही है, कोई जातिवाद की राजनीति कर रही है कोई पार्टी, उनको मज़ा आता है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। कोई महिलाओं को 1500 रुपये देख के मज़े ले रही है, कोई 3000 दे रही है। इस बात के कंपटीशन हो रहे हैं, तो युवाओं की बात सुनेगा कौन? तो युवाओं की सुनना तो पड़ेगा। ये फ्री बीज का जो पार्टियों ने सिस्टम शुरू कर दिया है, देखिए कहीं ना कहीं ये आम आदमी से तो जुड़ता है। आप कितना सहमत हैं? ये होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, या ये खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है? नहीं, क्योंकि सरकारें अब खुद परेशान है कर्ज लेकर के। मुफ्त की घोषणाओं पर विराम लगना चाहिए। ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम ऐसा करके उनमें अकर्मण्यता पैदा कर रहे हैं। आज आप चले जाइए, इत्तेफाक से मेरा वास्ता गांव से भी रहा और शहर से भी रहा। ग्रामीण अंचलों में आप जाएंगे तो पिछले 2-4 सालों से जब से ये मुफ्त की फ्री वीज़ की घोषणाएं शुरू हुई हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक एक घर में किसी के 8,000, किसी के 10,000, 5-7 महिलाएं किसी के घर में मुफ्त के 8-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं। फिर सरकार की तमाम योजनाएं, राशन फ्री आपको मिल रहा है, बहुत सारी इलाज आपको फ्री मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का। इसके अलावा आप किसी अलग सेगमेंट में आप जाएँ तो उन सेगमेंट की अपनी अपनी अलग अलग योजना है। बिजली का बिल आपको देना नहीं पड़ रहा, आपको घर के किराए की सरकार आपको मकान बना के दे रही है। तो आपको दिक्कत क्या है? आप बच्ची, मध्य प्रदेश तो ऐसा स्टेट है, इसमें एक बड़ा, इसकी बड़ी खूबसूरती है ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए कि आप बस बच्ची हैं मध्य प्रदेश में जन्म ले लें, बाकी तो सरकार उनके जन्म से लेके और अंतिम समय तक सारा इंतज़ाम उनके मतलब जन्म के समय लड्डू खिलाने से लेके, फिर बच्ची बड़ी हो रही है तो 20,000 रुपये तभी जमा हो जाएंगे, फिर साइकिल मिल जाएगी, फिर किताबें मिल जाएंगी, फिर स्कूटी मिल जाएगी, फिर स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फिर शादी के लिए भी रकम मिल जाएगी, दहेज के लिए भी मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश तो सौभाग्यशाली है महिलाओं के लिए। पर लेकिन इसका अर्थ ये कि ये कब तक, इसकी एक इंतहा होती है। आप कब तक इसको, लेकिन ये अच्छा, ये भी सब कोई एक पार्टी के बस की बात नहीं है। ये जो होड़ मची हुई है अभी, जैसे साउथ में चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव हुए, उन्होंने कहा हम 1500 देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम 3000 देंगे। मतलब होड़ मची हुई है। आप यदि कम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा कर रहे हैं, भले ही खजाना खाली है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं है। अमूमन मध्य प्रदेश में भी हर 7वें दिन आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। या जो भी सरकारें जहाँ चल रही हैं, कर्जे से सरकार आप चला रहे हैं, लेकिन इस मामलों में फ्री बीज में आप बिल्कुल कोताही नहीं कर रहे हैं। अब ये गले की हड्डी बन गया। अब इसका समाधान एक ही है कि या तो कानून के जरिए इसका हल निकाला जाए, या सारे राजनीतिक दल मिलके एक फोरम पे बैठें और तय करें कि नहीं भैया बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि नुकसान तो उठाना आप ही को पड़ रहा है। आपके जो चुनावी वादे हैं उसका बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इन सब में जा रहा है। और जब इसमें जाएगा तो निश्चित तौर पर आप फिर किसी उसका दूसरे ऑप्शन आप खोलोगे, वो शायद गलत भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे विराम लगना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना बड़ा बजट इन चीज़ों पे जाएगा तो दूसरे जो डेवलपमेंट के काम हैं, या जैसे दूसरे बच्चों की या अन्य जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको फिर फुलफिल करने में समय लगता है और पैसों की कमी होने लगती है। बिल्कुल, इसलिए इस पर विराम लगना चाहिए। बहुत जल्दी सारे राजनीतिक दल मिलके इस पे आ जाएँ, चुनाव आयोग कुछ करे और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ दिशा निर्देश, गाइडेंस या वो तय कर दे सीमा कि आप इससे ज़्यादा ना तो घोषणाएं करेंगे, और यदि घोषणाएं करने का आपकी बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है तो आप अपने पार्टी फंड से दे दें। चलिए, हम लोग बीजेपी और सीजेपी की बात कर रहे थे। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि अभी बंगाल में चुनाव हुए हैं, क्या जो ये अचानक से कॉकरोच पार्टी आई है, ये कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव से रिलेटेड आपको लग रहा है क्या? कि बंगाल चुनाव में बीजेपी जिस तरह से जीत कर गई है, फुल फ्लैश उसको सरकार बनाने का मौका मिला है, पहली बार सरकार बीजेपी की बनी है, तो ये इस देखिए बंगाल के चुनाव पर नज़र भारत से लेकर के विदेशों तक थी, ये बात तो आप मानते हैं। तो ये कहीं उसका असर तो नहीं है चुनाव जीत का? नहीं, बंगाल चुनाव का तो ये सीधा असर नहीं है। बंगाल में हार नहीं था ममता बनर्जी को, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हारना क्यों था आपको, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुआ था बीजेपी की सीट भले ही 77 के आसपास थी,
लेकिन उनका वोट ऑफ परसेंटेज 38 पहुँच ज़्यादा जाता था। और अभी जब हुआ तो उनको मात्र 4% वोट बढ़ाना था और उन्होंने वो बढ़ाया। और वो ऐसा नहीं कि कहीं से ला के वोट चोरी करके, जिस तरीके के आप आरोप लगाते हैं, आप अपने कर्म नहीं दिख रहे। बंगाल में कत्लेआम आपने मचा रखा है। बांग्लादेश का आदमी आता है सुबह, वहाँ से शाम को आप उसका राशन कार्ड और उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। आप वहाँ के लोगों की समस्या पार्षद भी बन जाते हैं। हाँ, बन जाते हैं। तो आप वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान कर नहीं रहे। वो चुनाव हार जाते हैं तो आप कहते हैं अरे साहब वो तो चुनावी चोरी हो गया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि चुनाव चोरी बंगाल में हो गया, तमिलनाडु में चुनाव चोरी नहीं हुआ। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर मैं समझना चाह रही हूँ इसको कि जो बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है उस पर भारत से लेकर के विदेशों तक में लोगों की नज़र थी। तो ये जो सीजेपी पार्टी आई है रातों रात जो अवतरित हो गई है, उसमें कहीं इंटरनेशनल प्रेशर भी आप कहीं देख रहे हैं क्या इसको लेकर? देखिए, बंगाल चुनाव को लेकर डेफिनेटली पूरी दुनिया की नज़र थी और भारत अब एक ऐसा कंट्री है कि पूरी दुनिया यहीं लगी हुई है इस समय। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक ताकत है। भारत जिस तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, ये खटक रहा है विकसित राष्ट्रों को। और निश्चित तौर पर जो बड़ी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि हमारे अलावा कोई दुनिया में दूसरा कोई दिखे, और इसलिए जहाँ जहाँ संभव हो सकी उनसे वहाँ उन्होंने सरकारें अपनी इच्छा के अनुकूल बनवा ली। भारत में ये बनवा नहीं पा रहे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र तो निश्चित तौर पर है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसान आंदोलन जब आया तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी, खालिस्तान मूवमेंट वहाँ पे दिखा। ये जो आ रहा है ये भी उसी दिशा में जा रहा है। तो मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि कोई भी विदेशी ताकतें भारत को हाईजैक नहीं कर सकती, क्योंकि भारत की जो मेंटालिटी है, भारत के लोगों की जो तासीर है, उसको आप ऐसे नहीं बदल सकते। आप भारत के लोग, भारत की जनता ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि हमारा हित कायम है। आप अमेरिका में बैठ के, चाइना में बैठ के, कनाडा में बैठ के भारत की समस्या सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। आप बरगला सकते हैं उनको, लेकिन ये नहीं कर सकते कि हम बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन कर दें। ये पॉसिबल नहीं है। अभी तो हालांकि उनका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया गया है, बैन लगा दिया है उस पर, और इंस्टा पे शायद चल रहा है। नहीं तो असल में क्या है, जब ऐसी चीज़ आती है, जब मिलियंस में फॉलोअर हो जाते हैं, फिर कई तरह की बातें होने लगती हैं। जैसे ये बातें होने लग गई कि बीजेपी को अनफॉलो कर दो, तो ऐसे अकाउंट तो बंद होंगे ना। आप विशुद्ध रूप से अपने मूवमेंट की बात करिए। आप क्यों कह रहे हैं कि साहब बीजेपी को अनफॉलो कर दीजिए? आप क्यों कह रहे हैं कि साहब आप तो आलसी बनो? आपका आलसी होना बहुत आवश्यक है, और आपको बेरोजगार होना चाहिए, और आप 24 घंटे मोबाइल ही चलाएं। तो ये एक व्यंग्यात्मक लहजे में ठीक लगता है, तो आपने व्यंग्यात्मक सटायर के रूप में इसको बनाया। लोग भी आनंद ले रहे हैं इसका, कॉकरोच पार्टी का मजा ले रहे हैं लोग भी। तो लेकिन इसका ये थोड़ी होगा आप विकल्प बन गए या कोई बहुत बड़ा यहाँ सत्ता परिवर्तन होने वाला है। 4 दिन बाद इनके पता नहीं चलेंगे कहाँ गए फॉलोअर्स। तो सीजेपी जो बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे कहा जा रहा है कि बीजेपी से भी ज़्यादा फॉलोअर्स उसने 4 दिन में कर लिए हैं, और बीजेपी को 14 साल लगे थे यहाँ तक आने में। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं, कुछ आधे लोग इधर भी बट गए, आधे लोग इधर बट गए हैं। इसी को लेकर के हमारा आज का ये पॉडकास्ट था, जिसमें हमने ये समझाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी जो रातों रात बनी है, ये कहाँ तक जाने वाली है, और ये क्या वाकई में युवाओं के हित की पार्टी है, या इसी पर हमारा ये आज का विश्लेषण। तो आप पूरा एपिसोड हमारा ज़रूर सुनिएगा, और पूरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये सब कुछ समझाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी आने के लिए, और फिर नए मेहमान के साथ नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।